हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मनी सप्लाई, मीनिंग ऑफ मनी सप्लाई एंड कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने डिस्कस किया था बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज एंड डेफिनेशन ऑफ मनी। तो आज के वीडियो में हम मनी सप्लाई क्या होता है और इसके जो है कंपोनेंट क्या है और इसके फीचर्स क्या हैं, इन सबको हम डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, मनी जो चैप्टर है उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, मनी सप्लाई है। ठीक है, इस बार मनी सप्लाई में फंक्शंस ऑफ मनी भी ऐड हो गए हैं, तो अगले वीडियो में हम फंक्शंस ऑफ मनी कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम मनी सप्लाई से। मनी सप्लाई पहले जैसा लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जब मनी सप्लाई हम पढ़ते हैं तो माइंड में एक इमेज बनती है कि मनी की सप्लाई कंटिन्यूअस हो रही है, लेकिन यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है आपको। मनी सप्लाई का यहाँ पर मतलब है कि किसी इकोनॉमी में पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना पैसा सर्कुलेशन में है। कोई इकोनॉमी है, उसमें इस समय कितना पैसा है, 1 अरब करोड़ है, 1 अरब है या 100 करोड़ है या कितना है, ठीक है, 10 लाख है, जो भी उसकी वैल्यू है, जो भी उसका अमाउंट है, उसको कहते हैं मनी सप्लाई। यानी कि ऐसा नहीं है कि मनी कंटिन्यूअस सप्लाई हो रही है, जितना जो है आरबीआई प्रिंट कर रहा है और कमर्शियल बैंक जो क्रेडिट क्रिएशन कर रहे हैं, तो वो जो क्रेडिट क्रिएशन कर रहे हैं वो कितना कंटिन्यूअस सप्लाई हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में किसी इकोनॉमी में कितना सर्कुलेशन है मनी का, उसको कहते हैं मनी सप्लाई। लिखना क्या है आप ये देख लीजिए, मनी सप्लाई रिफर्स टू टोटल वैल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। हेल्ड बाय पब्लिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब किसी एक समय पे, ऐसा नहीं कि 1 महीने में कितना मनी सप्लाई हुआ या 1 ईयर में कितना मनी सप्लाई हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जितना पैसा इकोनॉमी में है उसे कहते हैं मनी सप्लाई। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे है, इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि ये यहाँ पे स्टॉक कॉन्सेप्ट है। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखो क्या फीचर्स है मनी सप्लाई के। इट इंक्लूड्स ओनली मनी हेल्ड बाय पब्लिक ओनली। ठीक है, तो मनी हेल्ड बाय पब्लिक जैसा कि डिफिनेशन में भी लिखा हुआ है, तो लोगों के पास जो पैसा है, केवल पब्लिक से यहाँ पे मतलब है आम आदमी, हम आप, और जो बिजनेस फर्म्स हैं, यानी कि मनी यूजिंग सेक्टर जो है उसके पास जो पैसा है उसे कहेंगे पब्लिक। यानी कि उसके पास जो पैसा होगा वही मनी सप्लाई में इंक्लूड होगा। और कौन इंक्लूड नहीं होगा, मनी क्रिएटिंग सेक्टर। जैसे कि मनी क्रिएटिंग सेक्टर कौन सा है, जैसे कि कमर्शियल बैंक्स हैं, क्रेडिट क्रिएशन करते हैं, और गवर्नमेंट जो है वो भी, जो बैंकिंग सिस्टम है और जो गवर्नमेंट है, ये दोनों ही मनी सप्लाई करते हैं या मनी क्रिएशन करते हैं। तो इनको इंक्लूड नहीं किया जाता है, इनके पास जो पैसा है रिजर्व है वो इंक्लूड नहीं किया जाता है मनी सप्लाई में। ऑलराइट, तो इट शुड बी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है, एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम चूंकि मेजर किया जाता है इसलिए स्टॉक कॉन्सेप्ट है। तो आई होप कि आपको मनी सप्लाई का मीनिंग कंफर्म हुआ होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मीजर्स ऑफ मनी सप्लाई। जो मनी है ना, वो क्या होता है, कई फॉर्म में होता है। जैसे कि हमारे पास कुछ पैसा है, कुछ पैसा हमने अकाउंट में जमा कर रखा है, तो 2 तरीके से हम जमा करते हैं ना। एक तो हो गया हमारा डिमांड डिपॉजिट की, कभी हम उस पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं, तो जा करके हमको जरूरत पड़ी हमने चेकेबल जो होता है, और ऐसे भी निकाल सकते हैं जा करके। और दूसरा क्या होता है, एक हम एफडी कर देते हैं कुछ टाइम के लिए, 5 साल के लिए हमने फिक्स डिपॉजिट कर दिया, या टर्म डिपॉजिट भी जैसे कहते हैं, तो वो क्या होगा, 5 साल के बाद ही मिलता है। तो कुछ ये पैसों जो होता है, इसका जो मेजरमेंट है, मीजर्स ऑफ मनी सप्लाई हम पढ़ रहे हैं, तो मीजर जो है वो मनी को कितनी जल्दी हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं या कितनी जल्दी ट्रांजैक्शन में हम उसको यूज कर सकते हैं, उसके बेसिस पे मनी के 4 मेजर्स हैं यहाँ पे, M1, M2 एंड M3 एंड M4। यानी कि यहाँ पे लिक्विडिटी कितनी ज़्यादा है उसके बेसिस पे M1, M2, M3 एंड M4 में क्लासीफाई किया गया है। 1977 से गवर्नमेंट ऑफ आरबीआई ने ये चारों मेजर्स स्टार्ट किए हैं, M1, M2, M3 एंड M4। इससे पहले नैरो मनी ही यूज में था, यानी कि M1 और M2 यूज में था। ठीक है, तो मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई जो मेजरमेंट है या क्लासिफिकेशन है मनी सप्लाई का, वो किस बेसिस पे है, यूज के बेसिस पे है या लिक्विडिटी के बेसिस पे है, या ट्रांजेक्शन में कितनी जल्दी यूज किया जा सकता है किस मनी को। फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करें कि जो हमारा डिमांड डिपॉजिट है बैंकों में, वो हम तुरंत चेकेबल है, तुरंत हम उसे यूज कर सकते हैं। लेकिन जो फिक्स डिपॉजिट है, तो सपोज कि 2022 में हमने 5 ईयर के लिए फिक्स किया है, तो 2027 में ही उसे हम यूज कर सकते हैं, तो वो हमारे लिए चेकेबल नहीं है। तो वो क्या होगा, उसमें कम लिक्विडिटी है, वो हो सकता है लेकिन उसमें लिक्विडिटी कम है। इसी तरह से कुछ और डिपॉजिट होते हैं, जैसे हम पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक में जमा करते हैं, तो वो भी विड्रॉवेबल नहीं होता है, तो इसलिए वो भी जो है कम लिक्विडिटी होती है उसमें। लिक्विडिटी का मतलब कितनी जल्दी हम पैसे को कितना हमारे पास कैश है, लिक्विडिटी का मतलब आप कैश समझिए, कितनी जल्दी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपके पास पॉकेट में पैसा है, तो वो क्या है, आप एनी टाइम कुछ भी परचेज कर सकते हो, क्या कुछ भी खरीद सकते हो, तो वो क्या है, लिक्विडिटी है, उसमें ज़्यादा है। और एक पैसा हो गया कि किसी के पास जमा है 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, तो उसमें लिक्विडिटी कम है। तो इस तरह से अगर लिक्विडिटी की बेसिस की बात करें, तो सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी M1 में, फिर M2 में, फिर M3 में, फिर M4 में, यानी कि सबसे ज़्यादा M1 में, उससे कम
M2 में, उससे कम M3 में और इससे कम M4 में। तो इनका जो मेजरमेंट है तो M1 में क्या क्या आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट M1 ही है। मनी सप्लाई का जो कॉन्सेप्ट है वो M1 ही है, यानी कि जब ये मनी सप्लाई कहेंगे तो M1 के जो कंपोनेंट होंगे या M1 जो भी है हम पढ़ेंगे अभी, वही हमारा मनी सप्लाई होगा जब भी हम मनी सप्लाई की बात करेंगे। तो M1 में देखिए, M1 को ट्रांजैक्शन मनी भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, CC प्लस DD प्लस OD। CC का मतलब करेंसी एंड कॉइन विद द पब्लिक, करेंसी एंड कॉइन हेल्ड विद द पब्लिक, और DD का मतलब डिमांड डिपॉजिट एंड OD का मतलब अदर डिपॉजिट। तो सबके बारे में हम वन बाई वन पढ़ते हैं। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, M1 इज इक्वल टू करेंसी एंड कॉइन विद द पब्लिक, एंड सेकंड क्या है, डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स के बाद हमारा हम लोगों का कितना डिमांड डिपॉजिट है। नेक्स्ट अदर डिपॉजिट्स विद RBI, RBI के पास भी अदर डिपॉजिट्स होते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे वन बाय वन। हम देखते हैं क्या है हमारा करेंसी एंड कॉइन विद द पब्लिक। करेंसी एंड कॉइन विद द पब्लिक का मतलब हो गया जो भी हमारे पास एक जो भी कॉइन है, 1 रुपए के, 2 रुपए के, 10 रुपए के, 20 रुपए के या 50 के जो भी कॉइन है हमारे पास, और क्या है जो भी हमारे पास नोट्स हैं, ये सब क्या है, करेंसी एंड कॉइन विद द पब्लिक, जो हमारे पास पैसा है, हमारे हाथों में जो पैसा है। इसके अलावा हमारा पैसा और भी होता है जो डिमांड डिपॉजिट के फॉर्म में कमर्शियल बैंक्स में जमा होता है, जैसे UBI में, SBI में, आपने बैंक ऑफ बड़ौदा में आपने कहीं भी पैसा जमा कर रखा है तो वो क्या है, डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट क्या होता है कि आप एनी टाइम उसको निकाल सकते हो, वो फिक्स नहीं किया है, वो टर्म डिपॉजिट के फॉर्म में नहीं है, तो इसको हम क्या कहते हैं, डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। तो आपको डिमांड डिपॉजिट ये हो गया, सिंपली ज़्यादातर हम लोगों के अकाउंट जो है, ज़्यादातर लोगों के जो डिपॉजिट होते हैं वो सेविंग डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट ही होते हैं। तो इनको भी ऐड किया जाएगा। करेंसी एंड कॉइन जो आपके पास पैसा है जो बैंक में जमा है डिमांड डिपॉजिट के, वो हो गया। ओनली नेट डिमांड डिपॉजिट का मतलब ये हो गया केवल डिमांड डिपॉजिट, ऐसी डिमांड डिपॉजिट कमर्शियल बैंक्स के पास ऐसी ही डिमांड डिपॉजिट इंक्लूड होंगी जो नेट डिमांड डिपॉजिट, यानी कि ऐसी डिमांड डिपॉजिट कमर्शियल बैंक की जो एक बैंक ने दूसरे बैंक के पास अपना डिमांड डिपॉजिट जमा रखा है उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल SBI ने 10,000 या 1 करोड़ रुपए UBI के पास जमा कर रखा है, तो ये जो 1 करोड़ रुपया है ये भले ही वो SBI का UBI के पास डिमांड डिपॉजिट के फॉर्म में जमा है, लेकिन वो SBI का है, इसलिए वो जो है डिमांड डिपॉजिट में नहीं आएगा, नेट डिमांड डिपॉजिट में नहीं आएगा, उसको हम एक्सक्लूड कर देंगे। एक बैंक का दूसरे बैंक के पास या इंटर बैंक डिपॉजिट जो है डिमांड डिपॉजिट, उसे डिमांड डिपॉजिट में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा नेट डिमांड डिपॉजिट, ठीक है। तो ये डिमांड डिपॉजिट हम ऐड करते हैं। नेक्स्ट क्या है, अदर डिपॉजिट विद RBI। थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए इसे। अदर डिपॉजिट विद RBI का मतलब ये है कि जैसा कि RBI के पास हमारे लोगों का अकाउंट नहीं हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट का अकाउंट है, तो जो फॉरेन बैंक, फॉरेन गवर्नमेंट्स का और फॉरेन फाइनेंशियल, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं उनका भी अकाउंट RBI के पास होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ USA, अमेरिका की जो गवर्नमेंट है उसका अकाउंट होगा यहाँ पे, और पब्लिक फाइनेंस जो इंटरनेशनल पब्लिक फाइनेंस है, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक IMF, लाइक वर्ल्ड बैंक, लाइक WTO, इस तरह के जो इंस्टीट्यूशन हैं वो क्या करते हैं, हमारे RBI के पास पैसा जमा करते हैं, ठीक है। तो इनके जो डिपॉजिट होती है उसको हम अदर डिपॉजिट कहते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अगर RBI के पास जब पैसा जमा है तो वो अदर डिपॉजिट में नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। कौन कौन से डिपॉजिट आएंगे, केवल जो फॉरेन गवर्नमेंट्स हैं और जो इंटरनेशनल पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक IMF, लाइक वर्ल्ड बैंक, ठीक है। तो ये हो गया अदर डिपॉजिट्स। तो ये भी हमारा किस में आएगा, M1 में आएगा। तो अब यहाँ पे गवर्नमेंट के पास जो पैसा है वो क्यों नहीं यूज़ किया जा रहा, क्योंकि वो सर्कुलेशन में, मनी सर्कुलेशन में नहीं आता है, इसलिए हम उसे यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन अदर डिपॉजिट क्या है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ USA हमारे पास पैसा क्यों जमा करेगी, क्योंकि उसकी एम्बेसी में उसके लोग काम कर रहे हैं, तो उसको ज़रूरत होगी तो यहाँ से निकाल के उसको दे देगा, तो इसलिए वो हमारे RBI के पास पैसा जमा करता है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज M2 क्या है, M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। पोस्ट ऑफिस जो होते हैं वो सिर्फ चिट्ठियाँ ही नहीं देते हैं, बल्कि वो बैंकिंग का भी कुछ, बैंकिंग नहीं कहेंगे लेकिन कुछ काम जो ट्रांजैक्शन करते हैं, जैसे कि यहाँ पे सेविंग एक्सेप्ट की है, यानी कि यहाँ पे डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है यहाँ पे पोस्ट ऑफिस ने। तो ये क्या होते हैं, सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस बैंक्स। तो ये सेविंग डिपॉजिट्स होते हैं, कुछ ऐसे डिपॉजिट ये नॉन विड्रॉवेबल होते हैं, यानी कि ये तुरंत चेकेबल नहीं होते हैं। आप जिस तरह से हमने डिमांड डिपॉजिट में देखा था कि वो तुरंत निकाले जा सकते हैं। तो M2 जो होता है M1, यानी कि M1 जो होगा, यानी कि ये तीनों मिला करके प्लस सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस बैंक, ये M2 हो गया। देखो M1 ही इंपॉर्टेंट है, M2 M3 M4 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, आप समझ लीजिए केवल। तो ये हो गया, तो जो M2 हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, M3 में क्या है, M1 यानी कि ये तीनों प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक्स। नेट टाइम डिपॉजिट का मतलब, टाइम डिपॉजिट हम बात कर रहे थे ना, डिमांड टर्म डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट, यानी कि ऐसा M1 में नहीं आया था वो, क्योंकि वहां पे केवल हम डिमांड डिपॉजिट ले रहे थे। लेकिन M3 में M1 प्लस टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट का मतलब ऐसे डिपॉजिट जो फिक्स कर दिए गए हैं, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, उसको कहते हैं हम टाइम डिपॉजिट। तो वो इसमें
M3 में इंक्लूड होगा, ठीक है। M4 क्या है? M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस बैंक, यानी कि पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक का जो जितना डिपॉजिट है ये वाला, प्लस और जितने भी डिपॉजिट है पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक में, वो M3 में अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारा M4 बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया M3, M1, M2, M3, M4। अगर लिक्विडिटी की तरह पर्पज से देखें तो सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी M1 में, उससे कम M2 में, उससे कम M3 में, उससे कम M4 में। तो यहाँ पे लिक्विडिटी के बेसिस पे इसको कहते हैं नैरो मनी। M1 और M2 को नैरो मनी कहते हैं और M3 एंड M4 को ब्रॉड मनी कहते हैं। ऑलराइट, M3 को व्यापक मुद्रा भी कहते हैं, एग्रीगेट मनी भी कहते हैं। M1 को माइक्रो मनी भी कहते हैं, माइक्रो मनी सूक्ष्म मुद्रा जिसको कहा जाता है, M1 को कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। और सबसे ज़्यादा जो इकोनॉमी में यूज़ होता है वो M3 ही यूज़ होता है। सबसे ज़्यादा इकोनॉमी में पैसा जो यूज़ होता है, मनी सप्लाई का कॉन्सेप्ट जो यूज़ होता है वो M3 यूज़ होता है। ऑलराइट, अगर हम मनी की कौन सा करेंसी किस फॉर्म की करेंसी सबसे ज्यादा सर्कुलेशन में चलती है तो वो M1 चलती है। ऑलराइट, ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसके अलावा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड मनी को H से डिनोट करते हैं। तो मनी सप्लाई और हाई पावर्ड मनी में क्या डिफरेंस है? मनी सप्लाई में जैसा कि हमने पढ़ा, करेंसी एंड कॉइन विद द पब्लिक एंड डिमांड डिपॉजिट्स विथ कमर्शियल बैंक्स इंक्लूड होती हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है कि हाई पावर्ड मनी में करेंसी एंड कॉइन विद द पब्लिक प्लस जो भी बैंकों के पास, कमर्शियल बैंकों के पास कैश रिजर्व है वो ऐड कर दिया जाता है। कैश रिजर्व, जो बैंकों के पास कैश रिजर्व होता है, हम पढ़ेंगे कि कैश रिजर्व के बेसिस पे ही क्रेडिट क्रिएशन होता है। तो उनको मिला करके, यानी कि लोगों के पास जो पैसा है और कमर्शियल बैंकों के पास जो कैश रिजर्व है, उन दोनों को मिला करके हाई पावर्ड मनी बनता है। ऑलराइट, आई होप कि आपको चीज़ें कंफर्म हुई होंगी। थोड़ा एक बार फिर से सुन लीजिए, हाई पावर्ड मनी क्या है? हाई पावर्ड मनी है कि लोगों के पास पैसा, ये वाला M1 में पहला पार्ट, करेंसी एंड कॉइन विद द पब्लिक, प्लस अगर हम इसमें कैश रिजर्व अगर हम कर दें, जो कमर्शियल बैंक्स के पास कैश रिजर्व होता है उसको ऐड कर देंगे तो यही हो जाएगा हमारा हाई पावर्ड मनी। ऑलराइट, तो आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड। आप स्क्रीनशॉट इसका ले लें एक बार। ऑलराइट, अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।